आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद हम एक दशक में प्रवेश कर और दशक में प्रवेश करने के साथ साथ में हम अगले दशक की दस्तक भी दे रहे हैं। इन 9 वर्षों में हमारी पार्टी ने क्या किया, हमारे नेतृत्व ने क्या किया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा हम सब लोगों का लगाया है। उसके निमित्त हम सब लोग आप यहां पर एकत्रित हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारे जितने मोर्चे होते हैं पार्टी के अंदर, उन मोर्चों का ये इस लोकसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम है। अगर मोर्चों का मैं जिक्र कर रहा हूं तो उसका मतलब स्वाभाविक रूप से हमको समझना होगा, जब पार्टी बन गई तो मोर्चों की जरूरत क्या है। पार्टी तो चल रही है, ये मोर्चों को बना करके पार्टी में क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इसी सारे विषय को लेकर के हमको स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि मोर्चों की आवश्यकता क्यों। मोर्चों की आवश्यकता इसलिए ताकि समाज के हर वर्ग में हम काम करने के लिए नेतृत्व खड़ा कर सके। मोर्चों की आवश्यकता इसलिए ताकि समाज के हर वर्ग में जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम समझ सकें, उनका समाधान कर सकें। और पार्टी में मोर्चों का काम एक तरह से इस प्रकार का हुआ कि जैसे एक शरीर है, शरीर के साथ हमारी अलग अलग जो अंग है, हाथ है, बाजू है, आंखें हैं, कान हैं, जो सारे शरीर की सारी व्यवस्था को संचालित करते हैं, काम में सहयोग करते हैं, वही काम मोर्चों का है। अगर मैं कहूं यही मोर्चे हमारे हाथ का काम करते हैं, बाजू का काम करते हैं, हमारी आंखों का काम करते हैं, हमारे दिमाग का काम करते हैं, तभी जाकर के अगर हम बात कहें, अगर सभी शरीर के अंग स्वस्थ होंगे तो स्वाभाविक रूप से शरीर भी स्वस्थ होगा, शरीर काम करने की परिस्थिति में हो पाएगी। सही मायने में ये भूमिका मोर्चों की। हमारे महिला मोर्चा का जिम्मे महिलाओं के मुद्दों को लेकर के हम किस प्रकार से बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के इस कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान के लिए पूरे देश भर में क्या हुआ, इन बातों को लेकर के महिलाओं के बीच में प्रभावी ढंग से काम करने का जिम्मा अगर किसके पास है तो वो महिला मोर्चा है। हमारे युवा मोर्चा है। इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर युवाओं के बीच में है तो नाम एक है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, युवा नेतृत्व को खड़ा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9 वर्ष के इस कार्यकाल में काम किया है, उन तमाम बातों को लेकर के युवा मोर्चा युवाओं के बीच में काम कर सके, ताकि युवा मोर्चा अपना नेतृत्व भी खड़ा करे और नेतृत्व खड़ा करने के साथ साथ में युवा मोर्चा उन मुद्दों को लेकर के युवाओं के साथ काम करे। और इसी तरह से हमारा एससी मोर्चा है, हमारा शेड्यूल ट्राइब है, और इसी तरह से हमारे ओबीसी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है। सबके बीच में इस प्रकार से काम करने का जिम्मा हमने युवा सभी मोर्चों को, जितने भी मोर्चे हैं हमारे, उन सबके नेतृत्व को दे रखा है। इसलिए पार्टी ने तय किया कि क्या हम सबके साथ एक साथ बात कर सकते हैं, सभी मोर्चों को इकट्ठा बुला करके एक जगह
सामूहिक रूप से बात करने का निर्णय किया और उसी के निमित्त आज आपके इस लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश, जिस प्रदेश में हमारी पार्टी की स्थिति किसी जमाने में अच्छी नहीं हुआ करती। विधानसभा के चुनाव लड़ते थे, अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त होती थी। यह भी दौर हमने देखा है, बहुत पुराना नहीं, ये दौर अभी का 10, 12, 15 साल पुराने का दौर है। लेकिन आज दौर ऐसा भी आया है कि उसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार 5 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूर्ण करने के पश्चात दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है। और दूसरी बात में अगर कहूं, अगर 9 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरे देश के लिए समर्पित होकर के पूरा हो रहा है, तो 9 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हरियाणा में भी पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शायद अक्टूबर के महीने में आपका 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। अगर इस सारी चीज के लिए अगर श्रेय जाता है तो आप सब भाई बहनों को जाता है जिन्होंने पार्टी के लिए संगठित होकर के कहा। अगर इसका श्रेय जाता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है वहां हरियाणा भी आगे बढ़ रहा है, हरियाणा में पार्टी भी आगे बढ़ रही है, इस बात की हमको प्रसन्नता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, बहुत लंबी बात कहने का मुझे लगता कि अभिप्राय नहीं, मुझसे पहले भी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। और एक तो यही बात कि जहां हम बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं मेरी बात कहां तक पहुंच पा रही है। पहुंचने का मतलब यह है कि आवाज इको कर रही है, जिसके कारण थोड़ी बात पूरी आपके ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं अपनी बात कह रहा हूं। अब मैं सारे विषय को लेकर के एक जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार, पहले भी एक सरकार इस देश में रही, 10 वर्ष का कार्यकाल उस सरकार का भी था बतौर प्रधानमंत्री। और उस सारी चीज को लेकर के हमको आज के इस दौर में समझना होगा, और समझना ही नहीं समझाना भी होगा कि वो दौर देश के लिए कैसा था, जब देश की पहचान नहीं थी, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान नहीं था, भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा था, भारत में विकास के कार्य में शिथिलता आ गई थी, भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला था उस दौर में। और ऐसी परिस्थिति में देश को एक आवश्यकता महसूस हुई कि एक मजबूत और ईमानदार नेतृत्व देश की आवश्यकता है, उसको पूरा कोई व्यक्ति अगर कर सकता है, और वो नजर टेकी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर। और आज हमें इस बात की खुशी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, और 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है आने वाले समय में। लेकिन 9 वर्ष के कार्यकाल में कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है कि इस नेतृत्व में कोई दो। हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया के सामने उनका रसूख, उनकी पहचान, उनका सम्मान किस कदर बढ़ा है, आप कल्पना कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी खड़े होते हैं, जो बड़े बड़े देश, साधन संपन्न देश जो हैं, उनका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मंच पर एक फोटो लेने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए लड़ाई होता है। लेकिन ऐसा भी दौर था हमारे देश के सामने जब भारत का प्रधानमंत्री मंच पर उपस्थित होते थे, और प्रधानमंत्री के नाते मेरा सभी के प्रति सम्मान है, लेकिन किसी का कदम आगे नहीं बढ़ता था उस दिशा में, और मिलने का मन नहीं करता था। यह भी एक परिस्थिति रही है इस भारत पर।
और आज अगर नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं भी अगर खड़े होते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े नेता अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने पांव को रोक नहीं पाते हैं। पांव स्वतः अपने आप चलते हैं, उस दिशा में चलते हैं जहां नरेंद्र भाई मोदी जी खड़े हैं, उनसे बात करने के लिए, उनके साथ फोटो। आज अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, बाइडेन कहते हैं कि आपकी लोकप्रियता इस प्रकार से है कि मेरा मन करता है कि मैं आपका ऑटोग्राफ दूं। ये छोटा विषय। और भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते हैं कि आप अमेरिका आइए और हम आपको जो है डिनर देना चाहते हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का दबाव है कि हम भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की एक पहचान है। आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी को कहते हैं कि यू आर द बॉस, मोदी इज द बॉस। आप कल्पना करिए किस प्रकार से हमारे देश के नेतृत्व की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हम बात कहें कि एक देश, भले देश छोटा है, लेकिन उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारत की संस्कृति के अनुरूप पांव छू करके उनका अभिवादन, उनका सम्मान करने के लिए वहां पर एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश इस बात का पूरे देश और पूरी दुनिया में। ये सहज रूप से ये सारी बातें नहीं है। ये सारी बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि नेतृत्व में क्षमता अगर है तो नाम एक है नरेंद्र मोदी जी। आज दुनिया के जितने भी हमारे एजेंसीज हैं जो लोकप्रियता और सारी लीडरशिप के मामले में पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण में एक ही चीज आती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो नाम एक आता है नरेंद्र मोदी। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ से सबसे मजबूत नेता कौन है, तो नाम एक आता है नरेंद्र मोदी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, मैं इस बात को भी जिक्र करना चाहूंगा, जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने उन्होंने एक आग्रह किया। और वह एक आग्रह किया कि आओ, सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जिनका बैंक में खाता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका खाता नहीं है वो खाता खोले। हमारे विपक्ष के मित्रों ने बहुत परिहास किया उस बात का, बहुत मजाक किया उस बात का कि ऐसे कैसे प्रधानमंत्री और खाता खोलने के लिए बोल रहे हैं। खाता खोल भी देंगे तो पैसे कौन डालेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पैसे डालने का विषय नहीं है, मैं कह रहा हूं कि खाता खोलना चाहिए। वो इसलिए खोलना चाहिए कि इसी देश के एक प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे जो हमेशा इस बात का जिक्र करते रहते थे कि अगर मैं 1 रुपए विकास के लिए भेजता हूं, जहां वो पहुंचना होता वहां पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे उसमें से बच पाते। लेकिन आज देश में अगर हम खाते खोलने की बात करें, लगभग 48.5 करोड़ खाते खोले गए बैंक खाते में, और 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उन खातों में जमा है। और 2 लाख करोड़ के जमा होने के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी अगर 1 रुपए वहां से भेजते हैं तो लाभार्थी के पास 1 रुपए मिलता है, 1 रुपए उसके खाते में। पारदर्शिता लाने की व्यवस्था को खड़ा किया। कठिन काम था, मुश्किल काम था, लेकिन उसके बावजूद भी उस काम को करके दिखाया। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हम इस बात को भी जरूर कहना चाहेंगे आप सबके बीच में, आज यही भारत है जिस भारत के सामने बहुत बड़े संकट थे। और एक संकट कोविड का आया, ऐसा संकट आया, उस संकट के दौरान बहुत दहशत का एक माहौल था। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि हम तो इंतजाम कर लेंगे, जो साधन संपन्न देश थे, लेकिन भारत कैसे निपटेगा।
135 करोड़ का भारत इस संकट से कैसे निपटेगा और चिंता का विषय है। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है, ये वही भारत है जिसके बारे में पूरे दुनिया ने चिंता की थी। वो साधन संपन्न देश, वो भी टिप्पणी करते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि संकट बड़ा है, कठिन दौर है, लेकिन उसके बावजूद हम हिम्मत के साथ इसका सामना करेंगे। और सामना किया। ये वो भारत है जब कहा गया कि लॉकडाउन है तो पूरा लॉकडाउन हुआ। ये भारत है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि थाली बजाओ तो थाली बजाई, प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ तो ताली बजाई। कोई देश में, किसी दुनिया में, किसी देश में यह परिस्थिति नहीं कि देश के प्रधानमंत्री किसी बात का जिक्र कर सके और उसका पालन नीचे के स्तर पर गांव-गांव में, घर-घर में लोग करने के लिए आगे बढ़ करके मदद की। लेकिन ये हुआ भारत में। और कोविड के संकट से बाहर निकालने के लिए अपने देश के अंदर अपने साइंटिस्ट के माध्यम से वैक्सीन बना करके तैयार की। और भारत पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जिस देश ने 220 करोड़ से ज्यादा कोविड की डोजेज लगाने में सफलता की। अगर आज हम इस प्रकार से यहां पर बैठे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे हैं, ये योगदान उस वैक्सीन का है जो वैक्सीन आप सबको लगी है। और उस वैक्सीन के माध्यम से सब लोग सुरक्षित होकर के यहां पर आज के इस कार्यक्रम में होकर बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं भाई और बहनों। और उस कोविड के दौरान ये भी बात आई कि बहुत सारे लोगों के लिए राशन 2 वक्त का वो कैसे मुहैया कराए, और उस वक्त शुरुआत की। और आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि 80 करोड़ परिवारों को आज भी 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर मुफ्त राशन की व्यवस्था अगर की है तो वो नरेंद्र भाई मोदी। यहां पर मातृशक्ति हमारी बैठी है। स्वच्छता की बात तो हम कहते थे, लेकिन घर में टॉयलेट कितने थे? हमने इस बात को अपनी आंखों के सामने देखा है कि ऐसे दृश्य से आदमी बहुत परेशान हो जाता था। और गांव में रह करके बहुत संकट का दौर होता था वो, जब टॉयलेट घर में नहीं होता था। और ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 9 वर्ष के कार्यकाल में 3.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके, इज्जत घर जिसको हम कहते हैं, इज्जत घर बना करके भारत की बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान किया। स्वच्छता भी ठीक हुई और उसके साथ माताओं बहनों का इज्जत के सारे विषय को लेकर के भी गंभीरता से उस दिशा में प्रयास हुआ, सफलता हासिल की। और मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, 12 करोड़ शौचालय भारत के अंदर बन करके तैयार हुए। और 12 करोड़ शौचालय के माध्यम से कितने लोगों को राहत हुई, इस बात की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना घर होना चाहिए, यह भी एक सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की कि मनुष्य जो भी भारत के अंदर रहता है, तो उसका अपना घर का सपना को साकार करने के लिए हमको मदद करनी है। और उस दृष्टि से 3.5 करोड़ से ज्यादा मकान गरीब लोगों को बना करके दिए, पक्के मकान बना करके दिए। और उसमें भी बहुत दिलचस्प बात है कि 70% मकान महिलाओं के नाम पर किए, ताकि उनको भी अनुभूति इस बात की हो कि अगर ये मकान बना है तो हम इसके मालिक। उस दृष्टि से काम हुआ है। और हर घर में नल से जल, इस काम को भी अंजाम दिया। लगभग 12 करोड़ नल से जल देने के काम जो है वो भारत के अंदर हुआ है। उसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन रही है। हम बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात कहें तो आयुष्मान भारत हर एक भारतवासी के जीवन में ऐसा एक वरदान साबित हुआ। बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, गंभीर हो सकती है, और ऐसी परिस्थिति में उसके इलाज की व्यवस्था करना
सरकार ने अपना जिम्मा लिया और उस जिम्मे के मुताबिक भारत के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो दिया गया और उसके माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को गंभीर बीमारियों के उस संकट से बाहर निकालने के लिए एक मदद हुई है। गैस का कनेक्शन, हर घर में गैस का कनेक्शन हो, पर्यावरण स्वच्छ रहे, माता बहनें जंगलों में जाकर के लकड़ी काट करके लाती थी, चूल्हा जलाती थी, धुएं से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता था और ऐसी परिस्थिति में जंगल भी बचे और उस धुएं के कारण हमारी माताओं बहनों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसे बचाओ कैसे हो सकता है? तो रास्ता एक निकला तो पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और अब मुझे इस बात की खुशी है 9 करोड़ 60 लाख गैस के कनेक्शन दे करके पूरे भारत में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस दृष्टि से निभाई। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा। आज दुनिया में भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत 5वें नंबर पर आ गया। भारत की इकॉनमी 5वें स्थान पर आ गई और हमसे पहले, इससे पहले 9 वर्ष से पहले जो है हम 11वें नंबर पर 12वें नंबर पर हुआ करते थे। आज हम भारत की 5th इकॉनमी है और सबसे बड़ी बात तो उसमें यह है जो अंग्रेज हम पर 200 वर्ष तक शासन करके गए वो हमसे बाद हैं, उनसे भी ऊपर अगर आज भारत निकला है तो उसके लिए अगर किसी व्यक्ति का अगर योगदान रहा, किसी नेतृत्व का सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो योगदान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहा। बहुत सारी चीजों को लेकर के भाई और बहनों हम बात कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वो बहुत लंबा जाएगा विषय। आज के इस कार्यक्रम में जो हम आप सबके बीच में बात करने के लिए यहां पर आए कि दौर आ गया है, ये 2024 की शुरुआत करनी, तैयारी की शुरुआत करनी और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक हमारी सेना तैयार नहीं होगी, ये मोर्चा एक तरह की हमारी सेना है। जब आप सैनिक के रूप में आप लोग तैयार नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से चाहे लड़ाई कितनी भी सरल हो उसको नहीं जीता जा सकता। लेकिन जब मोर्चा मजबूत हो, चाहे वो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा है, चाहे हमारा ओबीसी मोर्चा है, जितने भी मोर्चे हैं, अगर मोर्चा मजबूत होगा तो जीत को कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। उसी के निमित्त आज हम यहां पर मैं हरियाणा की बातें सुनता रहता हूं, पड़ोस में रहता हूं। आज सुबह से भी हम पार्टी के सब साथियों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे। अगर विकास की अगर हम बात कहें, काम की अगर बात कहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 9 वर्षों में जहां देश में विकास की सारी जो आज से पहले किए गए काम जो है उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया, तो यहां हरियाणा में भी 9 वर्ष के इस कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है, विकास के मामले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा ने भी सारे पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ करके हरियाणा को बहुत आगे विकास की दृष्टि से पहुंचाया। लेकिन विकास एक जगह है, उसका हम जिक्र कर सकते हैं। आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है, आज आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, आज हॉस्पिटल खुल रहे हैं, 4 लेन्स बन रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये सारी एक जगह ये सारी चीजें हैं और हरियाणा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक राज्य जो है ऐसा राज्य है जो बहुत सारे राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अगर मजबूत राज्यों में से कोई राज्य अगर आज भी इस देश के अंदर है, उसमें हरियाणा एक राज्य है जिसमें आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूती है।
विकास की कोई सीमा होती नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को कह सकता हूं, जो किया जा सकता वो हरियाणा के अंदर हुआ। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के विकास के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, और यहां हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो अपने स्तर पर कर सकते थे वो अपने स्तर पर किया, और जिसमें केंद्र के आशीर्वाद की जरूरत थी, सहयोग की आवश्यकता थी, वो केंद्र के सहयोग नरेंद्र भाई मोदी जी की मदद से। लेकिन हरियाणा पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें ना कमी नरेंद्र भाई मोदी जी ने छोड़ी, ना ही भाई मनोहर लाल जी ने। लेकिन इस क्रम को हमने आने वाले समय में जारी रखना है। आने वाले समय में यह हरियाणा का 1 दशक का कार्यकाल पूरा हो रहा है, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी का 1 दशक का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगले दशक की जिम्मेवारी भी हम सबको लेनी है, उसके लिए हम सबको काम करना है। और इसलिए जो मोर्चे हैं वो मोर्चे मजबूत हो, ताकत के साथ खड़े हों, और मैदान में जब जरूरत आपके पड़ेगी तो वहां हर मोर्चे पर हम सफलतापूर्वक जीत हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबको है। और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से ये हरियाणा जिस गति से आगे बढ़ रहा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। 2014 के बाद 2019 भी हो लिया, 2019 के बाद 2024 भी आप पार करके छोड़ेंगे। प्रदेश में भी सरकार भाजपा की बनेगी। आने वाले समय में जब चुनाव होगा, वो चुनाव तो थोड़ा अभी 2024 के अक्टूबर में है शायद, मेखल में, लेकिन उससे पहले लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें हैं, और 10 में से 10 पूरी की पूरा हरियाणा देश के लिए अपना 100% योगदान देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ आप सब कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके इस लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्हें बहुत सफलतापूर्वक आज का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के आयोजन में सब साथियों को भी आभार व्यक्त करता हूं। और सांसद महोदय जी ने भी आपके इस लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से जो किया जा सकता है, जहां जिस रूप में विकास को गति देने के लिए काम किया जा सकता है, उसको कोई कमी नहीं छोड़ी। और उसके लिए मैं सांसद श्री संजय भाटिया जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अरे अरे मन आवाज पता नहीं आ रही थी, सुबह देख रहा था, कनेक्ट हो रहे थे। अच्छा अच्छा, अभी आपसे आगे हाँ हाँ, आप प्लीज। पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना उत्कल जलद तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ राश सुनावे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे।